हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए इस वीडियो में दो या दो से अधिक समूहों के संयुक्त मानक विचलन को ज्ञात करने की विधि बताने वाला हूं। कैसे हम जब हमारे पास दो या दो से अधिक समूह हों और उनका मानक विचलन हमें ज्ञात हो और आवश्यकता हो कि इन सभी समूहों का एक साथ संयुक्त रूप से मानक विचलन ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, हम ये वीडियो महाराजा सुहेलदेव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय एमएड सेकेंड सेमेस्टर के 4th पेपर डाटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में जो है इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जिन भी सेमेस्टर्स में जिन भी कोर्सेज में स्टैटिस्टिक्स को सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया है, ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये निश्चय ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए नई नई चीज़ों को बता सकें। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम्स में आपकी सहायता कर सकें। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं कि संयुक्त मानक विचलन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो संयुक्त मानक विचलन ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये निम्नलिखित सूत्र यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो ये सूत्र क्या है आप देख सकते हैं, √n1 सिग्मा 1 का होल स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, यानी कि जितने भी समूह होंगे उनका n1 n2 n3 ऐसे करते जाएंगे, है ना, ni और सिग्मा i का होल स्क्वायर तक अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, यहाँ पर ये पद क्या क्या हैं तो इन पदों को जान लीजिए। n1 क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम संयुक्त मानक विचलन को सिग्मा कॉम्ब से लिखाते हैं। कॉम्ब का मतलब कंबाइंड, है ना, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स। तो यहाँ पर जो n1 है, n1 क्या है, पहला समूह है। ठीक है, पहले समूह में प्राप्तांकों की संख्या। n2 क्या है, दूसरे समूह में प्राप्तांकों की संख्या। सिग्मा 1 क्या है, पहले समूह का स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा 2 क्या है, दूसरे समूह का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और इस प्रकार से इन सभी मानों को जब हम इस सूत्र में रखते हैं तो हमें संयुक्त मानक विचलन जो है ज्ञात हो जाता है। आइए इस पर एक प्रश्न को हल करते हैं जो कि प्रश्न 2022 में आया हुआ था। ध्यान दीजिएगा एक बार और कि ये प्रश्न जो है 2022 के पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रश्नों को जरा पढ़िए। लिखा हुआ है कि किसी प्रतिदर्श में 80 छात्र और 120 छात्राएँ शामिल थीं। छात्रों का मध्यमान व मानक विचलन क्रमशः 50 और 10 था। अर्थात छात्रों का जो मध्यमान है वो 50 है और छात्रों का जो मानक विचलन है वो 10 है। उसी तरह से छात्राओं का मध्यमान और मानक विचलन क्रमशः 40 और 12 प्राप्त हुआ। कुल प्रतिदर्श के लिए संयुक्त मध्यमान और मानक विचलन की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास प्रश्न है। इस प्रश्न में हमें संयुक्त मानक विचलन भी ज्ञात करना है और संयुक्त मध्यमान भी ज्ञात करना है। चूँकि मैंने आपको संयुक्त मध्यमान को ज्ञात करने की विधि अपनी पिछली वीडियो में बता रखी है, तो आप उस वीडियो को जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ भी हम उस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कैसे इन सूत्र में हम अपने इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास दो समूह हैं, एक बॉयज़ का और एक किसका है, गर्ल्स का समूह है यहाँ पर। ठीक है, तो बॉयज़ यानी लड़कों की जो संख्या है n1 कितनी है, 80 है। लड़कियों की जो संख्या है n2 वो कितनी है, 120 है। अब ध्यान दीजिएगा, लड़कों का जो मध्यमान है m1 वो आप देखिए कितना है, 50 है। लड़कियों का जो मध्यमान है m2 उसको आप देखिए यहाँ पर 40 है। ठीक है, सिग्मा 1 अर्थात लड़कों का जो मानक विचलन है लड़कों के समूह का वो कितना है, 10 है। लड़कियों के समूह का जो मानक विचलन है वो 12 है। इस प्रकार से इस दिए गए प्रश्न से हमने n m और सिग्मा n1 m2 n1 n2 m1 m2 और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का मान ज्ञात कर लिया है। अब इनको हम अपने सूत्र में रखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम संयुक्त मानक विचलन को ज्ञात करते हैं।
संयुक्त मानक विचलन को ज्ञात करने के लिए, चूंकि हमारे पास दो ही समूह हैं, तो इसलिए हम अपने जो सूत्र जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, इस सूत्र से केवल दो ही पद को यहाँ पर लिखेंगे, n1 सिग्मा 1 n2 सिग्मा 2। अगर 3 होता तो n3 सिग्मा 3 का होल स्क्वायर भी हो जाता, 4 होता तो n4 सिग्मा 4 का होल स्क्वायर भी हो जाता। ठीक, तो चूंकि यहाँ पर दो ही है तो हमने दो ही पद को यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं n1 सिग्मा 1 का होल स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। आइए हमने जो इनका मान ज्ञात किया है सवाल से, उसको हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो जब आप फार्मूले में पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, 80 n1 के स्थान पे 80 रख दिया गया, सिग्मा 1 के स्थान पे 10 का होल स्क्वायर प्लस n2 के स्थान पे 120 रख दिया गया और सिग्मा 2 के जगह पे 12 का होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 यानी 80 प्लस 120। अब इसको फर्दर सॉल्व अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे अंडर रूट 25,280 बटा 200 आता है। ठीक है, अब इसको आगे फिर से सॉल्व करेंगे अब, तो यहाँ पर करड़ी में 126.4 आएगा। अगर आप 25,280 में 200 से भाग देते हैं तो 126.4 आएगा। अब 126.4 का जब आप वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो आंसर आपका 11.242 आता है। अर्थात 80 छात्र और 120 छात्राओं को का सम्मिलित रूप से जो मानक विचलन होगा, यानी 200 विद्यार्थियों जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों शामिल है, उनका मानक विचलन जो है वो 11.242 आएगा संयुक्त रूप से। ठीक है, चूँकि सवाल में संयुक्त मध्यमान भी पूछा हुआ है तो आइए इस संयुक्त मध्यमान को भी ज्ञात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो संयुक्त मध्यमान को ज्ञात करने का सूत्र हमने बताया था, जो कि हम यहाँ पर लिखते हैं n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये संयुक्त मध्यमान का सूत्र है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि n1 का मान कितना है, तो n1 का मान यहाँ पे हम देख रहे हैं 80 है, लिख देते हैं n1 का मान 80 है, n2 का मान कितना है 120 है, मध्यमान जो m1 है अर्थात छात्रों के समूह का मध्यमान कितना है 50 है, छात्राओं के समूह यानी m2 का मध्यमान कितना है वो 40 है। अब इन सभी मानों को हम इस सूत्र में रखते हैं, तो आइए रखते हैं। जैसे ही हम इसमें हम सूत्र में रखेंगे तो n1 गुणे m1 80 गुणे 50 प्लस n2 गुणे m2 यानी 120 गुणे 40 अपॉन n1 प्लस n2 अर्थात 80 प्लस 120। और जब आगे इसको आप सॉल्व करते हैं तो आंसर जो आता है वह आता है 44। ठीक है, 44। और इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में दिए गए संयुक्त मानक विचलन और संयुक्त मध्यमान को दोनों को ही हमने ज्ञात कर लिया है। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं संयुक्त रूप से मानक विचलन और मध्यमान भी। ठीक, आइए एक चीज़ और समझ लेते हैं, विचलनशीलता गुणांक क्या है। विचलनशीलता गुणांक भी कभी कभी अगर परीक्षा में आपके पूछ सकता है, तो आइए उसको हम समझते हैं। विचलनशीलता गुणांक, देखिए विचलनशीलता गुणांक क्या है। विचलनशीलता गुणांक और कुछ नहीं है बल्कि मध्यमान के प्रतिशत के रूप में विचलनशीलता ही विचलनशीलता गुणांक कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, विचलनशीलता गुणांक, इसका सूत्र क्या बनेगा, तो इसको हम CV से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, CV और सिग्मा अपॉन m इंटू 100। हमने मध्यमान के सापेक्ष मानक विचलन का प्रतिशत ज्ञात कर लिया है, वही हमारा विचलनशीलता गुणांक हो गया है। विचलनशीलता गुणांक के अंतर्गत सिग्मा क्या है, प्राप्तांकों जितना भी हमारे पास प्राप्तांक है उन सभी का मानक विचलन, और m क्या है, m प्राप्तांकों का मध्यमान है। ठीक, अब एक बात आप ये समझ लीजिए कि मानक ये जो विचलनशीलता गुणांक है इसका उपयोग हम केवल और केवल आनुपातिक स्तर पर प्राप्त धनात्मक प्राप्तांकों के लिए ही करते हैं। आनुपातिक स्तर मापन का एक स्तर है जो कि मापन के अंतर्गत आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो आइए आगे क्यों हम विचलनशीलता के गुणांकों को देखते हैं कि विचलनशीलता गुणांक का उपयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो हमारे पास दो ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पर हम विचलनशीलता के गुणांकों का उपयोग करेंगे। जब कई समूह पर एक ही परीक्षण प्रशासित किया गया हो और मध्यमान भिन्न भिन्न प्राप्त हो गया हो, अर्थात हमारे पास दो अलग अलग समूह हैं या दो से अधिक समूह हैं और उन पर एक ही प्रकार का जो परीक्षण है वो हम किए हों, लेकिन उन परीक्षणों द्वारा प्राप्त जो मध्यमान है वो भिन्न भिन्न आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम विचलनशीलता की अगर आवश्यकता पड़े तो हम विचलनशीलता को नहीं देखेंगे बल्कि विचलनशीलता गुणांक को
के द्वारा ही उन दोनों समूहों की तुलना करेंगे। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, जब दो भिन्न प्रकार के प्राप्तांकों के लिए विचलनशीलता की तुलना करनी हो। ठीक है, अगर हमारे पास एक या एक से अधिक समूह हैं और उन समूहों में जो हमारे चर हैं, दोनों चर अलग अलग प्रकार के हैं और उन दोनों की अगर तुलना करनी हो तो ऐसी स्थिति में हम विचलनशीलता गुणांक का उपयोग करके उन दोनों की तुलना करते हैं। मेरी बात का मतलब ये है कि इसका उपयोग हम कब करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक परिवार है और उस परिवार में हम परिवार के आर्थिक स्तर और परिवार के आकार के बीच तुलना करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी परिवार का जो आर्थिक स्तर का अगर आप मानक विचलन निकालते हैं तो वो ज्ञात हो जाता है 370 और मध्यमान जो ज्ञात होता है वो आ जाता है 120। लेकिन अगर परिवार के आकार का मानक विचलन ज्ञात करते हैं तो वो आ जाता है आपका 3.8 और मध्यमान जो है वो आ जाता है मध्यमान यहाँ पर 3.8 आता है और हाँ मानक विचलन कितना आता है 2.3। ये ठीक है। ठीक है, तो आप देखिए अब चूंकि हमने एक ही परिवार के दो अलग अलग प्रकार के चरों की तुलना हमें करनी है जो कि दोनों अलग अलग इकाइयों में मापे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक स्तर आप रुपए में या फिर और किसी चीज़ में माप सकते हैं, लेकिन आकार में क्या है, व्यक्तियों की संख्या आएगी, यानी दोनों की इकाइयाँ अलग अलग हैं। इन दोनों की इकाइयों के अलग होने के कारण जो मानक विचलन और दोनों का जो मानक विचलन और मध्यमान आया है उनकी सीधे सीधे तुलना हम नहीं कर सकते हैं। फिर किसकी तुलना करेंगे, हम करेंगे विचलनशीलता गुणांक की तुलना। ठीक है, क्यों? क्योंकि विचलनशीलता गुणांक जो होता है वो इन दोनों को ही प्रतिशत में बदल देता है और प्रतिशत की तुलना करना जो है उचित कहलाएगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हम विचलनशीलता गुणांक का उपयोग करते हैं। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहीं पर एक चीज़ और समझ लेते हैं जिसे हम कहते हैं प्रसरण या वेरिएंस। प्रसरण क्या होता है? क्यों? क्योंकि हम चूंकि मानक विचलन पढ़ रहे हैं और मानक विचलन से ही संबंधित प्रसरण होता है, तो इसलिए हमने इसकी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। प्रसरण क्या है? प्रसरण मानक विचलन का ही वर्ग कहलाता है। जब हम मानक विचलन का स्क्वायर कर देते हैं तो वह हमारा प्रसरण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने मानक विचलन का जो सबसे पहला सूत्र पढ़ा था वो क्या था? मानक विचलन का जो सबसे पहला सूत्र पढ़ा था, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर अपॉन एन, यही पढ़ा था। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि मानक विचलन का स्क्वायर ही प्रसरण कहलाएगा, अर्थात हम इसको हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो हम दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर अपॉन एन और ब्रैकेट क्लोज और इसका का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पूरा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी, करड़ी हट जाएगी, और जब करड़ी हट जाएगी तो जो सूत्र हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो करड़ी थी वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ब्रैकेट में एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर अपॉन एन, और यही हमारा अभिष्ट प्रसरण कहलाएगा। प्रसरण का उपयोग हम उच्च स्तरीय सांख्यिकी में बहुत अधिक करते हैं, जैसे एनोवा, एनकोवा इत्यादि में हम प्रसरण का ही उपयोग करते हैं, तो वो हमें हमारे आगे के वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी थोड़ी सी चर्चा की है। आशा है आपको आज की वीडियो में जो हमने संयुक्त मानक विचलन, विचलनशीलता गुणांक और प्रसरण के बारे में जो बताया वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक शेयर भी करें इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कर सकें और उसको लाभ मिल सके। ठीक है, और यदि कोई सुझाव, कोई समस्या अगर आपके पास हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी हमारा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिंक्स जो हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।